हेलो एंड वेलकम टू स्टडी भारत यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे प्राचीन भारत के प्रमुख शिक्षण संस्थानों के बारे में, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हो कि भारत ने जीवन के सभी क्षेत्रों में एक प्रमुख स्थान प्राप्त किया है, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो या अर्थशास्त्र का क्षेत्र हो। तो भारत को इन सभी क्षेत्रों में एक प्रमुख स्थान प्राप्त है। तो इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए कुछ भारतीय शिक्षण और शिक्षण संस्थानों की स्थापना के बारे में बात करते। तो चलिए स्टार्ट करते। तो विद्वानों की गतिविधियों के लिए संस्थागत ढांचे प्रदान करने के लिए कई संस्कृतियों में प्राचीन उच्च शिक्षण संस्थानों को विकसित किया गया था। यानी जो प्राचीन में संस्कृति थी उनमें उच्च शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए, उच्च शिक्षा को विकसित करने के लिए कुछ उच्च शिक्षण संस्थानों को विकसित किया गया। कुछ मतलब हायर एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए कुछ इंस्टीट्यूशन को जो विकसित किया गया था। ये प्राचीन केंद्र न्यायालयों द्वारा प्रायोजित और देखरेख करने वाले होते थे। तो ये जो प्राचीन केंद्र होते थे, शिक्षा के प्राचीन केंद्र, ये उस टाइम पे न्यायालयों यानी कोर्ट्स के द्वारा प्रायोजित होते थे और यही उनकी देखरेख करने वाले होते थे। इसके अलावा कुछ धार्मिक संस्थानों के द्वारा भी बनाए जाते थे। यानी कुछ स्कूल जो है वो धार्मिक संस्थानों के द्वारा भी स्थापित किए जाते थे, जैसे कि कैथेड्रल स्कूल हो गया, मठवासी स्कूल हो गया और इसके अलावा मदरसे। ठीक है, तो ये क्या थे? ये धार्मिक संस्थानों के द्वारा स्थापित स्कूल या संस्थान थे, जिनके अंदर के संग्रहालय भी होता था, लाइब्रेरी भी होती थी, अस्पताल और वैधशाला यानी लैब्स वगैरह भी होती थी। और इनके अंतर्गत जो है ये स्पेसिफिक टीचर भी, मतलब इनके जो ज्ञाता हैं, संग्रहालय, अस्पताल, वैधशाला और लाइब्रेरी के जो ज्ञाता है, प्रमुख विद्वान हैं, वो भी इनके अंदर होते थे, जो कि छात्रों को ज्ञान प्रदान करते थे। अब बात करते हैं बौद्ध एशिया मेजर के बारे में। तो बौद्ध एशिया मेजर बौद्ध मठों यानी महाविहारों, विशेष रूप से पुष्पगिरी, नालंदा और तक्षशिला में उन स्कूलों में शामिल थे जो कि प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा के प्राथमिक संस्थानों में से कुछ थे। ठीक है, तो ये प्रमुख बौद्ध मठ थे। तो जैसे ये पुष्पगिरी हो गया, नालंदा विश्वविद्यालय और तक्षशिला हो गए, तो ये उन बौद्ध मठों में यानी उन बौद्ध महाविहारों में शामिल थे जो कि प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। ठीक है, तो ये प्रमुख उस टाइम पे प्रमुख केंद्र थे किसके? उच्च शिक्षा के लिए। तो इस तरह से ये मतलब वहाँ पर उस टाइम पे हमें उच्च शिक्षा, हमारे देश में उच्च शिक्षा प्रदान करते थे। तो इस अवधि के दौरान प्रीवेना भी विकसित किए गए थे। ठीक है, कुछ प्रीवेना होते थे। प्रीवेना का मतलब होता है कि जैसे मतलब प्रारंभिक स्तर की और माध्यमिक स्तर की पढ़ाई के लिए। ठीक है, यानी शिक्षा के निचले स्तर को भी इसके प्रीवेना के दौरान विकसित किया जाता था। ठीक है, जो प्रारंभिक स्तर होता है शिक्षा का और माध्यमिक स्तर होता है। ठीक है, तो इस जो एजुकेशन के लिए प्रीवेना स्कूल होते थे उस टाइम पे, जो कि इसको कवर करते थे। और जो ये ज़्यादातर है ये कहाँ पर? श्रीलंका तक ये फैले हुए होते थे। हालांकि इसके मॉडल को पूरे दक्षिण पूर्वी एशिया में दोहराया गया था। ठीक है, तो इस तरह के जो मॉडल थे, इस तरह के स्कूल है, वो फिर बाद में दक्षिण पूर्वी एशिया में भी इनको फिर से दोहराया गया, फिर से इनको बनाया गया। ठीक है, अब हमें एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम पुष्पगिरी के बारे में। यानी ये उस टाइम पे उच्च शिक्षा का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। तो क्या था ये पुष्पगिरी? आइए जानते हैं इसके बारे में। तो ये जो पुष्पगिरी स्कूल है, ये पुष्पगिरी उच्च शिक्षा का केंद्र था। ठीक है, और यह उदयगिरी ओडिशा में स्थित था उस टाइम पे। कहाँ पर? उदयगिरी ओडिशा में स्थित था। ठीक है, तो पुष्पगिरी में स्कूल की स्थापना 3री शताब्दी ईस्वी में वर्तमान ओडिशा भारत के रूप में हुई थी। तो ये जो पुष्पगिरी स्कूल की स्थापना कब हुई थी? ये 3री शताब्दी में हुई थी। पहले देख लेते कब हुई थी इसकी स्थापना। वो 3री शताब्दी ईस्वी में। और ये कहाँ पर स्थित है इस टाइम पे? ये उड़ीसा में, भारत में स्थित है। ठीक है, तो 2007 तक इस महाविहार के खंडर अभी तक पूरी तरह से खोदे नहीं गए थे। तो क्या है, 2007 के आंकड़ों की बात करें तो इस महाविहार के यानी इस मठ के खंडर अभी तक खोदे नहीं गए। इसलिए हमें क्या इसके बारे में ज़्यादातर जानकारी यानी इसका जो अधिकांश इतिहास है वो पूरी तरह से हमें पता नहीं है। अभी तक हम इसके बारे में अनजान हैं। ठीक है, तो 3 महाविहार परिसरों में कटक जिले में ललितगिरी सबसे पुराना है। अगर बात करें सबसे पुराने जो महाविहार के बारे में, तो इसमें कटक जिले में ललितगिरी है, ये सबसे पुराना कहा जाता है, इसे सबसे पुराना माना जाता है, सबसे पुराना महाविहार इसे माना जाता है। अब बात करते आइकोनोग्राफिक विश्लेषण के अनुसार। तो यह विश्लेषण बताता है कि ललितगिरी की स्थापना ईसा पूर्व हुई थी। ठीक है, ईसा पूर्व कब हुई थी? एक सेकेंड। तो इसकी स्थापना ईसा पूर्व 2री शताब्दी के
शुंग काल के दौरान हुई थी। तो क्वेश्चन बन सकता है, ये जो ललित गिरी है, ललित गिरी महाविद्यालय, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी ईसा पूर्व 2री शताब्दी में। और किसके शासनकाल के दौरान? शुंग काल के शासनकाल के दौरान इसकी स्थापना हुई थी, जो इसे दुनिया के सबसे पुराने बौद्ध प्रतिष्ठानों में से एक बनाता है। ठीक है, तो ये क्या है? दुनिया के सबसे पुराने जो बौद्ध प्रतिष्ठान है उनमें से ये एक है। कौन सा? ललित गिरी प्रतिष्ठान यानी ललित गिरी महाविहार। अब आगे चीनी यात्री जुआनजेंग, ये चीनी यात्री जुआनजेंग है, जिनको हम हुएनत्सांग के नाम से भी जानते हैं, हुएनसांग्स के नाम से भी। तो जिन्होंने 639 ईस्वी में पुफगिरी महाविहार के साथ साथ मध्यकालीन तिब्बती ग्रंथों में भी इसका दौरा किया था, यानी इसके बारे में चर्चा की थी। तो ये जो हुएनसांग है, इन्होंने 639 ईस्वी में पुफगिरी महाविहार के साथ साथ जो तिब्बती ग्रंथ थे उसके बारे में भी, इसके बारे में चर्चा की, पुष्पगिरी के बारे में। हालांकि तक्षशिला और नालंदा के विपरीत पुष्पगिरी के खंडर की खोज 1995 तक नहीं की गई थी। ठीक है, तो ये जो तक्षशिला और नालंदा के विपरीत जो पुष्पगिरी महाविद्यालय था, इसके खंडर की खोज 1995 तक भी नहीं की गई थी। ठीक है, तो बाद में क्या होता है, एक यहाँ पर एक असिस्टेंट प्रोफेसर थे, एक प्रोफेसर थे, जिन्होंने क्या किया, मतलब अपनी साइट पर इसे पहली बार इसके बारे में सर्च किया और इसके बारे में जानकारी एकत्र की। इसके अलावा पुष्पगिरी के खंडरों की खुदाई का काम, 1 सेकेंड, इनका खुदाई का काम 58 हेक्टेयर यानी 143 एकड़ भूमि पर फैला। जो इसके खुदाई का काम है वो 58 हेक्टेयर भूमि पर फैला। और उड़ीसा इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम ऑफ साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज़ ने 1996 से 2006 के बीच में इसका क्या मतलब, इसकी जो खुदाई हुई थी वो किसके द्वारा हुई थी? उड़ीसा इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम और साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज़ ने। ठीक है, तो इसके खुदाई का काम किया था। और वो कब से कब तक किया था? वो 1996 से 2006 के बीच में किया गया था। ठीक है, तो ये याद रखना आप, टाइमिंग इसकी कब से कब तक किया गया था, 1996 से 2006 के बीच में। अब इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, ठीक है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा चलाया जा रहा है। जो इसका खुदाई का काम है वो किसके द्वारा? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा इसे चलाया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा नागार्जुन कोंडलिसीज ने इस अध्ययन केंद्र के बारे में भी बताया। ठीक है, तो इसके बारे में नागार्जुन कोंडलिसीज ने इसके बारे में बताया है। अब बात करते हैं हम, दूसरा हमारा है नालंदा विश्वविद्यालय। ये क्या है? नालंदा क्या था? ये बिहार में उच्च शिक्षा का प्राथमिक केंद्र था। ठीक है, तो क्या था? ये उच्च शिक्षा का प्राथमिक केंद्र था। कहाँ पर? ये था नालंदा में। ठीक है, नालंदा बिहार में। तो भारत 627 से 1197 तक नालंदा की स्थापना 5वीं शताब्दी ईस्वी में बिहार भारत में हुई थी। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब से कब तक मानी जाती है? इसकी 427 से 1197 तक ये स्थित रहा था। ठीक है, 427 में इसकी स्थापना हुई थी और ये बाद में 1197 तक ये चलता रहा था। ठीक है, बाद में कुछ बाहर से जो आक्रमणकारियों ने हमला करके और इनको छत-विछत कर दिया और इन्हें पूरी तरह से नष्ट कर दिया और लगभग 1200 ईस्वी तक यह जीवित रही। ठीक है, 1197 यानी 1200 ईस्वी तक ये जीवित रही। यह बौद्ध अध्ययनों के लिए समर्पित था। ठीक है, तो इसमें मुख्य रूप से कौन कौन सी स्टडीज़ कराई जाती थी? बौद्ध जो अध्ययन है, बौद्ध स्टडीज़ के रूप में इसमें ज़्यादातर जो शिक्षा वो दी जाती थी। लेकिन इसने छात्रों को ललित कला, ठीक है, मतलब बौद्ध स्टडीज़ के अलावा इसमें क्या क्या सिखाया जाता था? छात्रों को ललित कला, चिकित्सा, गणित, खगोल विज्ञान, राजनीति और युद्ध की कला के बारे में भी प्रशिक्षण दिया जाता था। ठीक है, मतलब बौद्ध जो स्टडी थी उसके लिए तो ये पूरी तरह से समर्पित था ही। इसके अलावा इसमें ललित कला, चिकित्सा, गणित, खगोल विज्ञान, राजनीति और युद्ध की कला को भी प्रमुख रूप से पढ़ाया जाता था। यहाँ इन चीज़ों के बारे में भी अध्ययन कराया जाता था। अब आगे हैं, तो ये जो नालंदा विश्वविद्यालय का केंद्र था, इसमें 8 अलग अलग परिसर थे। ठीक है, तो इसमें क्या थे? 8 अलग अलग परिसर थे। इसके अलावा 10 मंदिर थे, ध्यान हॉल था, कक्षाएं, झील और पार्क थे। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा विकसित था अपने टाइम में। अलग अलग 8 परिसर थे, 10 मंदिर भी थे इसके अंदर, ध्यान हॉल था यानी मतलब योगा वगैरह करने के लिए भी कुछ स्पेसिफिक जगह थी। इसके अलावा कक्षाएं होती थी, झील और पार्क भी थे इसमें अंदर। ठीक है, तो इसमें एक 9 मंजिला पुस्तकालय था। ठीक है, तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो कि उस टाइम पे हमारे जो भारत की शिक्षा व्यवस्था वो कितनी ज़्यादा उन्नत किस्म की थी। ठीक है, जैसे कि आजकल ये
हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है और बड़ी बड़ी कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, तो उस टाइम पे हमारे नालंदा जो यूनिवर्सिटी थी, यानी जो नालंदा विश्वविद्यालय था, इतनी बड़ी वो मान्यता रखता था पूरे विश्व में। तो जहाँ पर भिक्षुओं ने सावधानीपूर्वक पुस्तकों और दस्तावेजों की नकल की। ठीक है, तो क्या था, कितनी बड़ी 9 मंजिल की एक तो लाइब्रेरी थी। ठीक है, और इसके अलावा ताकि व्यक्तिगत विद्वानों का अपना संग्रह हो सके, तो यहाँ पर जो भिक्षु होते थे वो बुक्स वगैरह लिखते थे और वो उनसे संबंधित जानकारियों को बुक्स में उतारते थे ताकि जो छात्र है वो इसमें पढ़ सके। इसमें छात्रों के लिए छात्रावास थे। ठीक है, यानी हॉस्टल वगैरह की उसमें सुविधा थी। इसके लिए स्कूल के दिनों में 10,000 छात्रों को आवास देना, यानी उस टाइम पे एक साथ में 10,000 छात्र एक ही हॉस्टल में रह सकते थे। और 2,000 प्रोफेसरों के लिए, यानी 2,000 ये प्रोफेसर भी थे जिनके लिए आवास प्रदान करने के लिए। ठीक है, तो ये भी इसी के अंदर रहते थे। 2,000 प्रोफेसर रहते थे कम से कम, और इसके अलावा 10,000 तक के इसमें छात्र रह सकते थे। इनके लिए हॉस्टल की सुविधाएं थी। नालंदा ने श्रीलंका, कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, फारस और तुर्की के विद्यार्थियों और विद्वानों को आकर्षित किया, जो कि केंद्र के प्रमुख खाते थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पर श्रीलंका से, कोरिया से, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, फारस और तुर्की से भी विद्यार्थी आते थे और विद्वान यहाँ पर शिक्षा प्रदान करने के लिए आते थे। तो ये काफ़ी ज़्यादा उस टाइम पे मतलब छात्रों को, विद्वानों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता था। तो ये काफ़ी ज़्यादा उस टाइम पे फेमस था। आगे इसमें 2014 के में पास के राजगीर में एक आधुनिक नालंदा विश्वविद्यालय शुरू किया गया था। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या है, 2014 में इसके पास में ही राजगीर में एक आधुनिक नालंदा विश्वविद्यालय शुरू किया गया था। तो इसी की तर्ज पर इसी का तरह का एक नालंदा विश्वविद्यालय भी शुरू किया गया था। तो आपको ये याद रखना है फैक्ट। अब हम बात करते हैं तक्षशिला विश्वविद्यालय की। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये जो प्राचीन तक्षशिला है, तक्षशिला, ठीक है, तो ये क्या था, प्राचीन गांधार में शिक्षा का प्रारंभिक हिंदू और बौद्ध केंद्र था। यानी इसके अंदर हिंदू और बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षाएं दी जाती थी तक्षशिला के अंदर। तो कुछ संदर्भों के अनुसार जो केवल एक सहस्त्राब्दी के बाद में तय किए गए थे। ठीक है, तो ये कम से कम 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में वापस आ गया हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा बताते हैं कुछ विद्वान कि इसकी जो स्थापना है वो लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास में हुई थी। ठीक है, कुछ विद्वानों ने तक्षशिला के अस्तित्व को 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व को बताया। ठीक है, कुछ ने तो इसे 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व बताया, लेकिन कुछ ने इसे 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के रूप में बताया। ठीक है, कि इसका अस्तित्व या इसकी स्थापना तब हुई थी, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व या फिर 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास में। तो इसमें से दोनों में से कोई भी आ जाए तो वो आप टिक कर देना। ठीक है, इसके अलावा तो इसमें क्या था, इसमें बड़े बड़े लेक्चर हॉल होते थे या फिर मठ के टाइप में इस तरह के लेक्चर हॉल होते थे, जहाँ पर भी जो धार्मिक निर्देश है यानी जो धार्मिक शिक्षा है वो प्रदान की जाती थी। ये कभी कभी व्यक्तिगत आधार पर भी प्रदान किए जाते थे, यानी जो विद्वान होते थे उनका धर्म के प्रति क्या चिंतन है, क्या वो सोचते हैं, उसके बारे में वो विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करते थे। तक्षशिला का वर्णन कुछ विस्तार के बाद में हुआ है। ठीक है, मतलब इसका जो वर्णन है कुछ जातक कथाओं में होता है, जो कि 5वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास में श्रीलंका में लिखी गई थी। ठीक है, तो कुछ हम जातक कथाओं से तक्षशिला के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जो कि 5वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास में श्रीलंका में लिखी गई थी। यह कम से कम कई शताब्दियों पूर्व सीखने का एक प्रमुख केंद्र बन गया। ठीक है, तो काफ़ी टाइम तक ये शिक्षा का यानी सीखने के लिए एक प्रमुख केंद्र बन गया था उस टाइम पे। और 5वीं शताब्दी ईस्वी में शहर के विनाश तक छात्रों को आकर्षित करना इसने जारी रखा, यानी जब तक जो शहर का इसका विनाश नहीं हो गया, तो 5वीं शताब्दी ईस्वी तक भी ये छात्रों को, स्टूडेंट्स को अपनी तरफ आकर्षित करता रहा अपनी अच्छी क्वालिटी की शिक्षा के लिए। इसके अलावा तक्षशिला संभवतः चाणक्य से जुड़े होने के कारण जानी जाती है। तो ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते हो कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, उनके जो गुरु, उनके जो प्रधानमंत्री थे, तो उनको यहीं पर मतलब बताया जाता है कि उन्होंने यहीं से शिक्षा ली और उसके बाद में वो यहीं पर इन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये प्रमुख विद्वान थे और चाणक्य तक्षशिला से ही जुड़े हुए थे। तो क्वेश्चन बन सकता है कि जो चाणक्य विष्णुगुप्त थे वो कौन सी यूनिवर्सिटी से, कौन से विश्वविद्यालय से जुड़े हुए थे, तो वो थे तक्षशिला से जुड़े हुए थे। ठीक है, आगे इसमें चाणक्य द्वारा प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र,
तक्षशिला में ही रचा गया। तो इस सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है इसमें कि जो चाणक्य का प्रसिद्ध ग्रंथ है अर्थशास्त्र, ठीक है, जो उनकी सबसे फेमस बुक है अर्थशास्त्र, ये तक्षशिला में ही इसे लिखा गया। तक्षशिला के दौरान ही जब उन्होंने अध्ययन किया, फिर जब उन्होंने अपना जो अध्यापन किया उस टाइम पे इसे रचा गया था। तो चाणक्य या कौटिल्य, मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त, आयुर्वेदिक हीलर चरक तक्षशिला में अध्ययन किया, ठीक है। तो ये जो चाणक्य है, इसके अलावा सम्राट चंद्रगुप्त और ये आयुर्वेदिक हीलर है चरक, ठीक है, जो आयुर्वेदिक थे चरक थे, इन्हें हमारे भारत के पहले डॉक्टर माना जाता था, बहुत अच्छे डॉक्टर माना जाता था उस टाइम पे, प्राचीन भारत के डॉक्टर थे। तो इन सभी ने तक्षशिला के अंदर ही अध्ययन किया। आमतौर पर जो एक छात्र के लिए प्रवेश की न्यूनतम आयु थी वो थी 16 वर्ष, ठीक है। तो 16 वर्ष की आयु के बाद ही कोई भी छात्र तक्षशिला में प्रवेश के योग्य हो जाता था। वेदों और 18 कलाओं, जिसमें कि इसमें क्या क्या था, वेद पढ़ाए जाते थे और इसके अलावा 18 कलाएं के बारे में शिक्षा दी जाती थी, जिसमें कि तीरंदाजी, शिकार, हाथी विद्या जैसे कि कौशल शामिल थे, ठीक है। मतलब वेद थे और 18 विद्याओं को इसमें पढ़ाया जाता था। जैसे कि 18 विद्याओं में कुछ प्रमुख है, जैसे कि तीरंदाजी, शिकार, हाथी विद्या, युद्ध, घुड़सवारी, इस तरह की, ठीक है। को इनको कानून स्कूल, इसके अलावा, ठीक है, मतलब लॉ के बारे में कानून से संबंधित शिक्षा दी जाती थी, मेडिकल के बारे में शिक्षा दी जाती थी और सैन्य विज्ञान के अलावा स्कूल के अलावा सिखाया जाता है, यानी कानून, मेडिकल और सैन्य विज्ञान के बारे में भी यहाँ पर सिखाया जाता था। तो ये हो गया तक्षशिला। अब आगे आता है हमारा विक्रमशिला। तो उस टाइम पे विक्रमशिला नालंदा के साथ साथ में पाल साम्राज्य के दौरान भारत में सीखने के लिए दो सबसे महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक था। यानी कि उस टाइम पे पाल साम्राज्य के दौरान दो सबसे महत्वपूर्ण ये केंद्र थे, किसके, उच्च शिक्षा के लिए दो सबसे महत्वपूर्ण केंद्र थे। एक तो था नालंदा और दूसरा विक्रमशिला। तो नालंदा की तरह ही विक्रमशिला की काफ़ी ख्याति थी उस टाइम पे, ये वर्ल्ड फेमस था उस टाइम पे, ठीक है। कौन से उस साम्राज्य के दौरान, पाल साम्राज्य के दौरान, ठीक है। तो विक्रमशिला की स्थापना किसके द्वारा हुई थी, राजा धर्मपाल के द्वारा। फिर से देखते हैं, यह गंगा नदी के तट पर उत्तरी मगध में 8वीं शताब्दी में पाल वंश के सम्राट धर्मपाल द्वारा स्थापित किया गया। कब किया गया था, 8वीं शताब्दी में, ठीक है, 8वीं शताब्दी में। और किनके द्वारा, पाल वंश के सम्राट थे कौन, सम्राट धर्मपाल, राजा धर्मपाल, इनके द्वारा इसे किया गया। और कहाँ पर, गंगा नदी के तट पर इसकी स्थापना की गई थी। अब आगे देखते हैं इसमें, आतिशा प्रसिद्ध पंडिता कभी कभी एक उल्लेखनीय मठाधीश के रूप में सूचीबद्ध होती है, ठीक है। इसे 1200 के आसपास में मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी की सेना ने नष्ट कर दिया था। तो सन 1200 के आसपास में इसे जो उस टाइम पे मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी आए थे, उनकी सेना ने इसको नष्ट कर दिया था। किन की सेना ने, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, ठीक है। तो इनकी सेना ने इसे नष्ट कर दिया था, किसको, विक्रमशिला को। अब आगे देखते हैं, विक्रमशिला हमें मुख्य रूप से तिब्बती स्रोतों के माध्यम से जाना जाता है। मतलब हम विक्रमशिला के बारे में कैसे जान सकते हैं, वो तिब्बती स्रोत के माध्यम से हम विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के लिए, मतलब उसके बारे में हम जान सकते हैं, ठीक है। कुछ तिब्बती स्रोत है, तिब्बत से प्राप्त हुए हैं कुछ स्रोत, जिसके विषय में हमें पता चलता है कि हमारे भारत में भी विक्रमशिला नाम की एक जो है यूनिवर्सिटी थी, एक विश्वविद्यालय था। विशेषकर 16वीं 17वीं शताब्दी के तिब्बती भिक्षु इतिहासकार त्रानाथ के लेखन के बारे में। तो उस टाइम पे तिब्बती एक इतिहासकार थे, तिब्बती भिक्षु इतिहासकार, क्या नाम था उनका, त्रानाथ। इनके लेखन से पता चलता है किसके बारे में, विक्रमशिला के बारे में, ठीक है। तो इन्होंने अपनी तिब्बती भाषा में अपना कुछ लेखन लिखा था इतिहास के बारे में, उससे हम पता कर सकते हैं कि ये उस टाइम के समकालीन थे, कब के, विक्रमशिला के ये आसपास के समकालीन थे। अब आगे देखते हैं क्या है, विक्रमशिला सबसे बड़े बौद्ध विश्वविद्यालयों में से एक था। तो जितने भी बौद्ध विश्वविद्यालय थे उनमें से सबसे बड़ों में से ये एक था, जितने भी बड़े बड़े थे उनमें से ये एक था, ठीक है। वन ऑफ द बेस्ट ऑफ द वन, ये उस टाइम पे यूनिवर्सिटी थी, जिसमें 100 से अधिक शिक्षक और लगभग 1000 छात्र थे। तो इसके शिक्षक इसमें कम से कम 100 से ज़्यादा तो इसमें शिक्षक थे और लगभग 1000 यहाँ पर छात्र थे, ठीक है। 100 तो यहाँ पर शिक्षक थे लगभग और 1000 से ज़्यादा यहाँ पर छात्र थे। इसने प्रख्यात विद्वानों का उत्पादन किया, ठीक है। तो यहाँ से बहुत बड़े बड़े विद्वान जो यहीं से अध्ययन करके वो निकले, बाद में वो विद्वान बने, ठीक है।
जिन्हें अक्सर विदेशी देशों द्वारा बौद्ध शिक्षा, संस्कृति और धर्म के प्रसार के लिए आमंत्रित किया जाता था। ठीक है, तो बाद में इन विद्वानों ने अपने ज्ञान के द्वारा काफ़ी विभिन्न देशों में बौद्ध धर्म की शिक्षा, संस्कृति और धर्म को फैलाया, उसका प्रसार किया। ठीक है, इसके अलावा सभी के बीच सबसे प्रतिष्ठित और प्रख्यात तिब्बती बौद्ध धर्म के शर्माथेड्स के संस्थापक आतिशा दीपांकर थे। तो उन सभी में सबसे जो फेमस थे वो थे उस टाइम पे जो यहाँ से पढ़कर गए थे। ठीक है, जो यहाँ के स्टूडेंट रह चुके थे, उनमें सबसे ज़्यादा मशहूर जो हुए थे, प्रख्यात हुए थे, वो तिब्बती बौद्ध धर्म के शर्माथेड्स के संस्थापक कौन थे? आतिशा दीपांकर थे। ठीक है, तो उनमें सबसे ज़्यादा इनका नाम शामिल जो लिया जाता, सबसे ज़्यादा ही मशहूर थे उस टाइम पे। अब देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से विषयों को पढ़ाया जाता था। तो यहाँ पर दर्शन, व्याकरण, तत्वमीमांसा, भारतीय तर्कशास्त्र आदि विषयों को यहाँ पर पढ़ाया जाता था। ठीक है, तो फिर से देखते हैं एक बार क्या क्या विषय थे। एक तो दर्शन, फिलॉसफी यानी व्याकरण, तत्वमीमांसा, भारतीय तर्कशास्त्र आदि विषयों को यहाँ पर पढ़ाया जाता था। लेकिन सीखने की सबसे महत्वपूर्ण शाखा तंत्रवाद थी। ठीक है, तो क्वेश्चन बन सकता है कि विक्रमशिला में सबसे महत्वपूर्ण जो शाखा थी सीखने की वो क्या थी? तो वो थी तंत्रवाद। ओके, अब आगे है हमारा अन्य। तो इन विश्वविद्यालयों के अलावा भी कुछ अन्य महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय थे। ठीक है, तो उनके बारे में देखते हैं। आगे के केंद्रों में बिहार में तेलहारा था। ठीक है, बिहार में तेलहारा था। उसके अलावा नालंदा से ये अधिक पुराना था। तेलहारा जो था ये नालंदा से भी ज़्यादा पुराना था। और ओदंतपुरी बिहार में लगभग 550 से 1040 में, और इसके अलावा बांग्लादेश में सोमपुरा गुप्त काल से लेकर तुर्क मुस्लिम विजय तक। ठीक है, इसके अलावा शारदा पीठ जो कि पाकिस्तान में है। इसके अलावा जगदला महाविहार ये बंगाल में पाल काल से शामिल है। फिर से देखते हैं एक बार। बिहार में तेलहारा जो कि नालंदा से अधिक पुराना है। ठीक है, तो बिहार का तेलहारा हो गया। इसके अलावा ओदंतपुरी, ठीक है, आपने नाम सुना होगा ओदंतपुरी विश्वविद्यालय। तो ये बिहार में लगभग 550 से 1040 ईसा तक ये रहा था। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी उस टाइम तक रही थी। इसके बाद में नेक्स्ट है बांग्लादेश में सोमपुरा। बांग्लादेश में सोमपुरा विश्वविद्यालय था जो कि गुप्त काल से लेकर तुर्क मुस्लिम विजय तक ये उस टाइम पे रहा, स्थापित रहा तब तक। नेक्स्ट है शारदा पीठ जो कि पाकिस्तान में था उस टाइम पे। ठीक है, मतलब उस टाइम पे तो ये भारत का हिस्सा था, लेकिन फिर बाद में अब जो शारदा पीठ है ये पाकिस्तान के हिस्से चला गया। नेक्स्ट है जगदला महाविहार, ये बंगाल में है। ठीक है, और ये पाल काल से ही शामिल है, मतलब पाल सम्राट के दौरान, मतलब जो पाल वंश के सम्राट थे उनके शासनकाल से ही शामिल है। इसके अलावा तुर्किक मुस्लिम विजय तक भी रहा था। ठीक है, नेक्स्ट है नागार्जुन कोंडा, ये आंध्र प्रदेश में। ठीक है, क्या है? नागार्जुन कोंडा, ये आंध्र प्रदेश में। इसके अलावा बिहार विक्रमशिला के बारे में आपने देख लिया, ये बिहार में है। ठीक है, लगभग, और जिसका टाइम पीरियड था वो था 800 से 1400 ईस्वी तक। उसके बाद में वल्लभ गुजरात में है। क्या है? वल्लभ गुजरात में। ये मैत्रक काल से लेकर अरब के छापे तक रहा था। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में वाराणसी, और ये आधुनिक काल तक 8वीं शताब्दी से रहा था। ठीक है, इसके अलावा कांचीपुरम तमिलनाडु में है, और मान्याखेत कर्नाटक में, महाविहार, अभयगिरी विहार, और ये क्या है, जेट वनरमैया। ठीक है, ये श्रीलंका में। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ऐसे ही नॉलेज के लिए थोड़ा सा इन्हें याद रखना। बस आप एक बार इन्हें देख लोगे तो आपको ये अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।